दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आविष्कारों में से एक मानी जाती है, जिसने हमारी लाइफ को पूरा चेंज करके रख दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि आज हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज इतना सेफ्टी के साथ करते हैं, आखिर यह बनती कैसे है? अगर देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिसिटी के बनने का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट कोई नहीं, ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम अपने इस वीडियो के जरिए एक सिंपल वे में समझेंगे। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा खोजा गया था। इन्होंने इस इन्वेंशन के पहले भी इलेक्ट्रिसिटी पर कई और तरीके के एक्सपेरिमेंट भी किए थे। इनका कहना था कि आज हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी आकाश में चमकने वाली इस बिजली का ही दूसरा रूप होती है। हालांकि इस समय पर जितने भी बिजली बनाने के सोर्स होते थे वो काफी ज्यादा लिमिटेड होते थे, बट आज की डेट में हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं इसे बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयले से, पानी से, विंड मिल से, सोलर एनर्जी से, सी वेव से, एक्सेट्रा। यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 65% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले और ब्राउन कोयले से बनाई जाती है और 22% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि आखिर यहाँ पर मैंने जिन दो वर्ड्स कोयले और ब्राउन कोयले का यूज किया है, क्या आखिर इनमें कोई डिफरेंस होता है? जी हाँ, बिल्कुल इनमें डिफरेंस होता है। देखिए, ये जो कोयला होता है ये मेनली एक कार्बन का बना हुआ ग्रुप होता है जो 4 तरीके का होता है, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन वह ग्रुप उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्ड और शाइनी माना जाता है। जो ये एंथ्रेसाइट एंड ब्यूटी माइनस होता है, इसमें 86 से 98% तक कार्बन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से यह बहुत ज्यादा हार्ड और शाइनी होता है। बेसिकली इस वाले कोयले का यूज भट्ठों में ईंट बनाने में किया जाता है। और जो ये लिग्नाइट होता है इसमें 28 से 30% तक कार्बन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे ब्राउन कोयला या फिर एक नॉर्मल कोयले की कैटेगरी में रखा जाता है। इस ब्राउन कोयले का यूज ज्यादातर वही लोग करते हैं जो आज भी पुरानी प्रेस यानी कि इस्त्री को रखते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कोयला होता है ये अलग अलग शेप और साइज का होता है, इसीलिए इसे अच्छे से जलाने के लिए पहले इसे अच्छे से पीसा जाता है, जिसके लिए इसे एक कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है। अब जो ये कन्वेयर बेल्ट होती है इसका एक ही काम होता है, कोयले को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। इस बेल्ट की हेल्प से इस कोयले को क्रशर मशीन में डाला जाता है जो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। अब इसके बाद इन छोटे टुकड़ों को एक बाउल मिल से होकर गुजारा जाता है जो इन छोटे टुकड़ों को पीस कर इसका पाउडर बना देता है। और अब इसके बाद चालू होता है इलेक्ट्रिसिटी बनने का रियल प्रोसेस, जिसे हम इस फिगर के जरिए समझेंगे। आप इस फिगर पर मत जाइए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होता है। सबसे पहले इस पीसे हुए कोयले को हम इस बॉयलर में डालते हैं, जिसमें नीचे की तरफ से आग जला दी जाती है। और जैसे ही कोयले का जलना स्टार्ट होता है, ऊपर जो ये आपको राउंडेड शेप में पाइप लगे हुए दिख रहे हैं, ये तुरंत गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही यह पाइप गर्म होना स्टार्ट होते हैं, वैसे ही दूसरी तरफ से इस पाइप के जरिए इन राउंडेड शेप वाले पाइप्स के अंदर पानी को भेजा जाता है। इस बॉयलर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, इसीलिए इन पाइप्स के अंदर जितना भी पानी होता है वह स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। अब जिस समय यह कोयला जलता है तो उसमें से कोयले में कुछ भारी पार्टिकल होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं। इन नीचे गिरे हुए पार्टिकल को इस बॉक्स में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर कोयले को जलने से जितना भी स्मोक जनरेट होता है उसे कभी भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इस स्मोक में काफी ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल और गैसेज होती हैं। इसीलिए सबसे पहले इस स्मोक को इस प्रेसिपिटेटर में भेजा जाता है, जिसे ESP भी कहते हैं। अब ये जो प्रेसिपिटेटर होता है ये एक हाई वोल्टेज का प्रेसिपिटेटर होता है जो स्मोक में प्रेजेंट सभी तरह के हार्मफुल पार्टिकल को अंदर ही चिपका लेता है और केवल स्मोक को बाहर कर देता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बारी आती है इस स्टीम की। अब यहाँ पर ये जो स्टीम बनती है इसे हाई प्रेशर के जरिए इस टरबाइन के अंदर भेजा जाता है। अब ये जो टरबाइन होती है बेसिकली ये फैन यानी कि पंखों का बना ग्रुप होता है जो सॉफ्ट से बंधे होते हैं। इसी सॉफ्ट से आगे की तरफ एक जनरेटर भी बंधा होता है। जैसे यह हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन के अंदर इंटर करती है तो यह टरबाइन के एक पंखे पर तकरीबन 250 से 300 kg का फोर्स अप्लाई करती है, जिससे कि यह टरबाइन 3 से 4000 RPM
की स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर ये जो स्टीम टरबाइन को घुमा रही होती है, यह धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है, जिससे यह फिर से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है और इस पानी की बूंदों को इस पाइप के जरिए इस कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है और दोबारा से इसे इस बॉयलर में भेजा जाता है। अब यहाँ जब ये टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देती है तो इसी सॉफ्ट से आगे की तरफ जो जनरेटर बंधा होता है वो भी टरबाइन के साथ ही साथ घूमता है। अब इस जनरेटर के अंदर एक बड़ा सा चुंबक भी लगा होता है जो इस जनरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फिजिक्स के दो बेसिक रूल के बारे में जानना पड़ेगा। नंबर 1 पर आता है ऑस्टेड लॉ। इनका कहना था कि अगर हम जब किसी वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ अपने आप ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। बट यही नंबर 2 पर आता है फैराडे रूल। इन्होंने इस ऑस्टेड के रूल को रिवर्स करके प्रूव किया। इनका कहना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है, और इन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया। और इसी फैराडे के रूल का यूज आज हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं, जिसे आज हम E इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से जानते हैं, जहां पर ये डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और डेल्टा टी चेंज इन टाइम और E वोल्टेज है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ जितना ज्यादा चेंजमेंट होगा उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। अब ये जो जनरेटर के अंदर चुंबक लगा होता है, इसी चुंबक के अंदर वायर्स को भी डाला जाता है जो सॉफ्ट से बंधे होते हैं। अब इस चुंबक की वजह से जनरेटर के अंदर जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वह इस वायर के जरिए कटने लगता है, जिससे इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इसे कभी भी डायरेक्टली किसी छोटे एरिया में नहीं भेजा जाता, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका वोल्टेज लाखों में होता है। इसीलिए इसे बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, या फिर इसे कहीं पर भी छोटे बड़े एरिया में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से भेजा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।